हेलो टू एवरीवन। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। हम इसमें स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। एग्जांपल देखेंगे कुछ रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि नॉन मेटालिक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है और सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा है। ये नॉन मेटालिक है मतलब, और एसिडिक करैक्टर ये शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बनाते हैं H2SO4। इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल क्लोराइड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक बनाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड गैस बना रहे हैं और फास्फोरस और क्लोरीन गैस मिलके यहाँ पे फास्फोरस क्लोराइड बना रहे हैं। तो नॉन मेटल और क्लोरीन मिलके नॉन मेटल क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? तो नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और सल्फर दोनों रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना। ये कोवेलेंट हाइड्राइड होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ दूसरे के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल का हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो मेनी मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स विथ व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल। बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। और कंपाउंड्स जो फॉर्म्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले हमें आयन समझना पड़ेगा। आयंस होता क्या है? आयंस क्या होता है? दो तरह के आयंस होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज आयंस होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज आयंस होता है। ओके, तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? कब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है तब आयंस का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होता है? ए पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे सोडियम ने अपने आटोमोस्ट शेल में जो उसका इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस किया तो यहाँ पे सोडियम आयन बना। इसी तरह मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए आटोमोस्ट शेल के, तो ये मैग्नीशियम आयन बन गया। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव आयन क्या होता है। जैसे पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से पॉजिटिव आयन बनता था, तो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये क्लोराइड आयन बन गया। और यहाँ अब जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोई भी मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन से, जैसे हमने देखा सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जो सोडियम से सोडियम आयन बना और क्लोरीन से क्लोराइड आयन बना, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, ये कंपाउंड बना देंगे। तो ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसे हमने देखा कि सोडियम
ने सोडियम और क्लोरीन कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। सोडियम के आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ओके। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287 और क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर सोडियम को नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो ये जो आटोमोस्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करवाना होगा, और ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये जाके एक स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अटेंड कर पाएगा। तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, अपनी जो आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र करेगा क्लोरीन के पास। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र जैसे ही करेगा तो सोडियम है तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोरीन एटम जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा सोडियम एटम से तो वो क्लोराइड आयन बन जाएगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दिखाया हुआ है किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। और फिर दोनों आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे NaCl, और इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह हम मैग्नीशियम क्लोराइड का देखेंगे MgCl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैग्नीशियम के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का 282 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा, ओके। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है मैग्नीशियम से, लेकिन उसके पास जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए और एक क्लोरीन एटम यहाँ पे उसके मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का एक क्लोरीन एटम के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे क्लोरीन एटम के पास जाएगा। तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन बन जाएगा Mg2+, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनेगा। नीचे वाला क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बन जाएगा और दोनों फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और क्या बनाएंगे MgCl2। यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा आयनिक कंपाउंड का, ओके। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है देखेंगे। A chemical bond formed between 2 atoms by complete transfer of electron from one atom to another so as to complete their octet and hence acquire the stable nearest noble gas configuration is called ionic bond. Ionic bond क्या होता है, एक केमिकल बॉन्ड होता है 2 एटम्स के बीच में। जब हम लोग कंप्लीट ट्रांसफ़र करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को 1 एटम से दूसरे एटम में, जिससे कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके और वो एक्वायर कर सके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के और आयनिक बॉन्ड के। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। जो मोस्ट ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ज़्यादातर जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और वो फोर्स अप्लाई करने से ब्रेक हो जाते हैं पीसेस में। सॉलेबिलिटी इनका क्या होता है, दे आर सॉलेबल इन वाटर। ये वाटर में सॉलेबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉलेबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इनसॉलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखेंगे इसका। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या तो मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में या अर्थ में पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। मेटल्स आर फाउंड टू अकर इन द नेचर आइदर इन द फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। द लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं इनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, द एलिमेंट्री स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल्स अकर इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स।
वो एलिमेंट्री स्टेट या वो कंपाउंड जिसमें कि मेटल्स जनरली अकर रहते हैं नेचर में, मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं नेचर में, तो ये इस तरह के कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट है गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है? द अर्थी सैंडी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। मिनरल्स के साथ जो अर्थ, सैंडी या रॉकी इम्प्योरिटीज लगा हुआ रहता है, उसके साथ अटैच रहता है, तो उसे हम गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्या होता है? द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड एन ओर। अब हम सारे मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जिस मिनरल से हम मेटल को कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो इकोनॉमिक हो, जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, हम उसे कहते हैं और कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी। अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं और क्या होता है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स और फॉलोड बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या होता है कि जो वेरियस स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं अपने एक्सट्रैक्शन में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, उसके और से, तो उसमें और उसके बाद फिर लास्ट में उसका रिफाइनिंग होता है मेटल का, तो इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोई भी मेटल का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो उसमें मेनली 3 मेन स्टेप्स होता है। जो पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो गैंग पार्टिकल्स होता है, जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है, वो उसमें पहले उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं, और कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। अब गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के बाद जो कंसनट्रेटेड ओर है, वहाँ से हम जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्रोसेस है। और लास्ट प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल। मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, तो उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। इस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स कहते हैं। तो पहला जो मेथड है, पहला स्टेप है, वो हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang। जो ओर्स हम माइंड करते हैं अर्थ से, जो अर्थ से हम ओर्स निकालते हैं, उसमें जनरली क्या पाया जाता है? उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, और जिसको हम गैंग बोलते हैं। तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। गैंग और ओर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसके लिए बहुत 3 मेथड्स हम जनरली यूज करते हैं, जो कि हम देख लेंगे शॉर्ट में। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। इसमें वो सारे ऑक्साइड और का कंसंट्रेशन किया जाता है। इसमें हेवी मेटल्स के ऑक्साइड और का, हेवी मेटल्स में जैसे आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सब मेटल्स का यहाँ पे कंसंट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें सल्फाइड और का कंसंट्रेशन होता है। इसमें जो मेटल्स आते हैं वो कॉपर, जिंक और लेड आ जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ और है, या तो और मैग्नेटिक नेचर में होना चाहिए, या जो गैंग पार्टिकल्स जो एसोसिएटेड है और के साथ, उसका मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। इसके बाद का टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स रो इन द एक्टिविटीज। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है।
तो बाकी का जो पार्ट बचा है मैं उसको थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लूँगा ये चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।